हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जो हम मैपिंग स्टार्ट किए थे उसका आज थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो बना लिया है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जितने भी बाउंड्री टच होती हैं उनके बारे में देख लिया कि कहाँ कहाँ पर बे है, कहाँ पर बाइट्स आते हैं और कहाँ पर स्ट्रेट्स हैं या कौन से स्ट्रेट्स हैं। क्लियर है। इसके साथ ही हम लोगों ने फिजिकल डिवीजन भी देख लिया है। ठीक है, भौतिक रूप से ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और उनकी क्या विशेषताएं हैं। ध्यान रखिएगा, फिजिकल डिवीजन में जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था वो फिजिकल डिवीजन का फर्स्ट पार्ट था, और आज हम फिजिकल डिवीजन का ही वीडियो बनाएंगे, बट फिजिकल डिवीजन का सेकंड पार्ट हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सेकंड वाले पार्ट में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है। ठीक है, देखिए इस आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का डेजर्ट। ठीक है, मतलब मरुस्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है वो प्यासी भूमि का देश है, मतलब शुष्क क्षेत्र ज्यादा है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में बात भी किया था कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जो एरिया है वो एक्चुअल में पूरा का पूरा जो है शुष्क क्षेत्र है, डेजर्ट एरिया है। तो कौन कौन से डेजर्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उन डेजर्ट के नाम को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे डेजर्ट पाए जाते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर जो है आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सा डेजर्ट जो है आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपने नाम सुना होगा सबसे पहले ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो इम्पोर्टेंट एरियाज होते हैं उसमें एक नाम कॉमन होता है, वो है ग्रेट। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं जैसे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइड। तो इस प्रकार से सभी नाम के सामने आपको ग्रेट शब्द जो है कॉमन जुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। क्लियर है, ये तो सबसे बड़ा है। क्लियर है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि कौन कौन से डेजर्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके सामने में यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट नंबर पर है, जो फर्स्ट नंबर पर है सबसे बड़ा डेजर्ट, उसका नाम क्या है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। क्लियर है। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। थर्ड नंबर पर है तनामी, फोर्थ नंबर पर है सिम्पसन, और फिफ्थ नंबर पर है गिब्सन। तो ये पांच डेजर्ट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, केवल नाम आपको याद होना चाहिए। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। अब एक्चुअल में यहाँ इसका लोकेशन जो है ये हमें देखना होगा। तो इस जो है स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर हम लोकेशन जान जाते हैं तो क्वेश्चन कितने भी घुमा करके पूछे आपके एग्जाम में, आपको बहुत इजी वे में आपको आंसर मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है लोकेशन देखते हैं। देखिए सबसे दक्षिणी भाग में, ठीक है, साउथ जो है ऑस्ट्रेलिया उस पार्ट में देखिए आपको देखने को मिलेगा सबसे फर्स्ट नंबर पर ये है आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, आपको आई थिंक दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं इसको डबल कोटिंग कर दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे सके। तो ये है आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सबसे दक्षिणी भाग में है। कौन सा डेजर्ट, इसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। क्लियर है। अगर हम उसके ऊपर जाएं, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के ऊपर चले जाएं, ठीक है, तो आप देख सकते हो सेकंड नंबर पर ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक है, इसके बड़े मतलब सबसे बड़ा हम लोगों ने पढ़ा था अभी ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। उसके बाद जो सेकंड नंबर का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है उसका नाम क्या है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक है, नाम आपको बस याद होना चाहिए। क्लियर है, क्रम आपको याद होना चाहिए। दूसरे नंबर पर कौन सा डेजर्ट है, तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक है, थर्ड नंबर पर आप देख सकते हैं कि ग्रेट सैंडी डेजर्ट के ही जो आपके पूर्वी क्षेत्र में तनामी डेजर्ट आपको दिखाई दे रहा है, तनामी डेजर्ट। ठीक है, तो तनामी डेजर्ट जो है वो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कहाँ पर स्थित है, तो आप बता सकते हैं कि ये जो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में देखने को मिलता है। फोर्थ नंबर का जो है ध्यान रखिएगा, फोर्थ नंबर का है वो है सिम्पसन। ठीक है, तो सिम्पसन आप देख सकते हैं कि ये आप देख रहे हैं कि सिम्पसन डेजर्ट जो है वो आपका, ये डबल कोटिंग मैं कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, लोकेशन आपको बस मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये आपका फोर्थ नंबर का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और फिफ्थ नंबर का जो है
वो गिब्सन जो ग्रेट सैंडी हमने पढ़ा उसके जस्ट दक्षिणी भाग में, या ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो है ग्रेट सैंडी और विक्टोरिया डेजर्ट के बीच वाले क्षेत्र में फैला हुआ डेजर्ट जो है वो है गिब्सन। ठीक है, तो ये 5 डेजर्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और वो हमेशा पूछे भी जाते हैं। आपको नाम भी मालूम होना चाहिए, लोकेशन भी मालूम होना चाहिए। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अगर आपको लोकेशन अगर मालूम हो, तो अगर आपसे मैं देखिए एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर हो सके तो आप कमेंट में आंसर भी दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अगर ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में अगर ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हैं, तो उस समय आप जो है डेजर्ट के क्रम को बताइए कि कौन कौन से क्रम में डेजर्ट आएंगे। तो आप देख सकते हैं ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे, मतलब ये ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है, ये ईस्टर्न पार्ट है, और ये आपका वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है आपका वेस्टर्न पार्ट है। तो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे तो कौन कौन से डेजर्ट मिलेंगे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सबसे पहले सिम्पसन। तो क्या आपको ये चीजें याद करने की आवश्यकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका लोकेशन आप बार बार देख रहे हैं, तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा डेजर्ट आएगा, सिम्पसन डेजर्ट आएगा। सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा, तो तनामी आएगा, ग्रेट विक्टोरिया आएगा। क्लियर है ये बात? वैसे ही ईस्ट से वेस्ट ना पूछ करके वेस्ट से ईस्ट पूछ सकता है, या अगर इच्छा हो उसे आपके एग्जामिनर को, या क्वेश्चन जो बनाते हैं तो वो पूछ सकते हैं नॉर्थ से साउथ की ओर जाने पर कौन कौन से डेजर्ट मिलेंगे आपको। तो आई थिंक अगर आप लोकेशन को बहुत अच्छे से जान जाएंगे, तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब जो है आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो डेजर्ट कितने पढ़ने, बहुत सारे डेजर्ट है, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक है, लेकिन केवल ग्रेट सैंडी डेजर्ट ही नहीं है, आप देखिए यहाँ पर लिटिल सैंडी डेजर्ट भी लिखा हुआ है। तो बहुत डेजर्ट का जो है यहाँ पर बहुत सारे वेराइटीज मिलते हैं, बहुत सारे डेजर्ट भी हैं यहाँ पर। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट जो पढ़ना है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। तो 5 नाम मैंने पहले बता दिया, उसके क्रम को बता दिया। ठीक है, डेजर्ट पढ़ने के बाद जो है, डेजर्ट का लोकेशन देखने के बाद जो है, हम देखेंगे मिनरल्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हम देखेंगे, मिनरल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में वैसे तो सभी प्रकार के मिनरल्स वहां पर मिलते हैं, लेकिन आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से मिनरल्स पूछे जाते हैं, या ऐसा कहें कि कौन से मिनरल्स सबसे ज्यादा मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स में, उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स हैं। ठीक है, वैसे आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले क्या है, बॉक्साइट। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है, बॉक्साइट। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, तो हम बात करेंगे ये वाला क्षेत्र जो है नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र होगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र होगा, ये नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, जिसे हम लोगों ने कौन सा प्रांत नाम दिया था, क्वींसलैंड नाम दिया था। क्या नाम दिया था हम लोगों ने, क्वींसलैंड। ठीक है, तो क्वींसलैंड इसका नाम था। लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो ये एक प्रकार का पेनिनसुला है, मतलब एक प्रकार का प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, वैसे भारत भी तो प्रायद्वीप है, भारत का दक्षिणी भाग जो है, तो हम किसे प्रायद्वीप कहते हैं, तो ऐसा क्षेत्र जो तीन तरह से जो है आपका जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो आप देखिए क्वींसलैंड का जो ये वाला जो क्षेत्र है, एक तरफ से गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, अगर आपको याद हो, ऊपर में आप देखेंगे तो हमने पढ़ा था यहाँ पर टॉरस स्ट्रेट, और इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा सागर मिलेगा, तो कोरल सागर मिलेगा। इसका मतलब है तीन तरह से या तीन दिशाओं से आपका जो क्वींसलैंड है वो किससे घिरा हुआ है, जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। इसका मतलब है कि ये एक प्रकार का प्रायद्वीप है, और प्रायद्वीप है तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कैप यॉर्क पेनिनसुला। क्या नाम है इसका, कैप यॉर्क पेनिनसुला। फिर से एक बार दोहराइएगा, क्या नाम है इसका, कैप यॉर्क पेनिनसुला। ठीक है, याद होना चाहिए, कैप यॉर्क पेनिनसुला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसी कैप यॉर्क पेनिनसुला में जो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, ठीक है, ये जो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, इसी क्षेत्र में जो है एक जो है
बे ऑफ वाइफ मिलता है। मतलब बे ऑफ वाइफ कहने का मतलब है कि वो एक छोटा जो खाड़ी है, ठीक है, छोटा सा खाड़ी है जिसका नाम क्या है, बे ऑफ वाइफ। देखिए यहाँ पर मैंने नाम भी लिख दिया है कि नाम क्या है यहाँ पर, वाइफ, ठीक है। वाइफ क्या है, उस क्षेत्र का नाम है वाइप की खाड़ी, ठीक है। वाइप की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, देखिए लोकेशन कितना आसान हो जाएगा। अगर अब मैं यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लूं कि वाइप की खाड़ी जो है कौन से गल्फ में स्थित है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया में स्थित है। इसी वाइप की खाड़ी में ध्यान रखिएगा सबसे अधिक मात्रा में जो मिनरल्स पाया जाता है उसका नाम है बॉक्साइट। क्या नाम है, बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट कहाँ पर मिलेगा, तो आपको आंसर मालूम होना चाहिए कि सबसे अधिक बॉक्साइट जो है वो वाइप की खाड़ी में मिलेगा। और वाइप की खाड़ी कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं कि गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया में, ठीक है। केवल यहीं पर आपको बॉक्साइट नहीं मिलेगा, इसके साथ ही साथ आप देखिए ये जो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, ये जो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है उसके पूर्वी क्षेत्र में तो कैप यॉर्क आपको दिखाई दे दिया, कैप यॉर्क पेनिनसुला। लेकिन इसके वेस्टर्न रीजन को ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न रीजन को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है अरनाहम लैंड। क्या नाम दिया गया है इसका, अरनाहम लैंड, ठीक है। नाम याद रखिएगा, अरनाहम लैंड। क्लियर है ये बात। अरनाहम लैंड में भी सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो है बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट जो है ऑस्ट्रेलिया में दो जगहों पर मिलता है। कौन कौन से जगहों पर, तो देखिए आंसर आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन देंगे वो किसी भी प्रकार का ऑप्शन हो सकता है कि आपका बॉक्साइट से क्वेश्चन पूछे और नाम वाइप की खाड़ी ना रहे ऑप्शन में, हो सकता है नाम रहे कैप यॉर्क पेनिनसुला, ठीक है। तो ये भी आंसर सही होगा। अगर कैप यॉर्क पेनिनसुला ना रह करके अगर वाइप की खाड़ी है तो ये भी आंसर सही है। या दोनों ना रह करके अगर अरनाहम लैंड रहे तो ये भी आंसर सही होगा, क्योंकि अरनाहम लैंड में भी बॉक्साइट मिलता है। तो ये सब चीजें जो है आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो दो जगह हम लोगों ने देख लिया, सबसे पहला कौन सा देखा, वाइप की खाड़ी, दूसरा जो है अब्राहम लैंड, ठीक है, जहां पर आपको बॉक्साइट मिलने वाला है, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में बॉक्साइट मिलेगा। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, मतलब नॉर्दर्न रीजन है, ठीक है, नॉर्दर्न रीजन है, वहां पर एक्चुअल में क्या मिलता है, तो बॉक्साइट मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, तो बॉक्साइट मिलता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उत्तरी क्षेत्र में अधिक मात्रा में बॉक्साइट मिलेगा, ठीक है। अगर हमने बॉक्साइट के बारे में देख लिया तो इसके बाद हम देखेंगे, अगर अभी हम लोगों ने पढ़ा ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तो आपको लोकेशन मालूम होना चाहिए कि ये जो लोकेशन, ये वाला जो लोकेशन है, ये वाला जो लोकेशन है, इस लोकेशन पर ही आपको मिलेगा सैंडी ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ठीक है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। इसी ग्रेट सैंडी डेजर्ट में एक क्षेत्र का नाम है पिलबरा। क्या नाम है, पिलबरा। फिर से दोहराइएगा, नाम क्या है, पिलबरा, ठीक है। इसी पिलबरा के क्षेत्र में ही आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है खनिज मिलेगा वो है लोहा, आयरन, ठीक है। तो पिलबरा में आपको मिलेगा लोहा, याद रखिएगा लोहा के बारे में। लेकिन मध्य क्षेत्र में आपको लोहा दिखाई दे रहा है, केवल लोहा ही नहीं, अगर हम बात करें माउंट ईशा, देखिए पिलबरा के जस्ट पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे तो माउंट ईशा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, माउंट ईशा। मतलब हम लोगों ने देखा था उत्तरी क्षेत्र में बॉक्साइट मिलेगा, मध्य क्षेत्र में हमने देख लिया कि पिलबरा में लोहा मिलेगा, और हम देखने वाले हैं कि माउंट ईशा, ठीक है, माउंट ईशा कहाँ पर स्थित है, तो इसी क्वींसलैंड में, क्वींसलैंड प्रांत में ही ये माउंट जो है स्थित है, जिसका नाम है माउंट ईशा। इस माउंट ईशा पर एक्चुअल में चार अलग अलग प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से खनिज है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला खनिज है वो है आपका सीसा। क्या मिलेगा यहाँ पर, शीशा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, जहां पर सीसा मिलेगा वहां पर जस्ता तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, जुड़वा खनिज है ये, तो जहां पर सीसा मिलता है वहां पर जस्ता मिलता है। तो ये सबसे पहले सीसा और जस्ता। लेकिन केवल सीसा और जस्ता ही ना मिलकर के यहाँ पर एक्चुअल में तांबा भी मिलता है, ठीक है, तांबा भी मिलता है, ठीक है। तांबा के साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो तांबा के साथ ही साथ यहाँ पर चांदी का भी जो है अत्यधिक मात्रा में
यहाँ पर चांदी का खदानें स्थित है या चांदी का यहाँ पर जो है प्राप्त होता है। ठीक है, तो चार खनिज आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है कि सबसे पहले क्या मिलेगा, सीसा। और जहां पर सीसा मिलता है वहां पर जस्ता मिलता है, जुड़वा खनिज है ये। और इसी के साथ साथ यहाँ पर तांबा भी मिलेगा और चांदी भी मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज माउंट ईसा में प्राप्त नहीं होता, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, या जस्ट इसके अपोजिट क्वेश्चन बना देंगे कि माउंट ईसा में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। तो आपको केवल जो है ध्यान से सुनना है, लोकेशन को देखना है। देखिए मैपिंग पढ़ने का तरीका अलग होता है, आपको याद कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल ध्यान से अपनी आंखों को जो है तत्पर रखना है कि कहाँ पर क्या चीजें प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो देखिए उत्तर में हमने क्या पढ़ लिया, अगर हम बात करें उत्तर में मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में क्या मिलेगा, आपने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में क्या मिलेगा, बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट मिलेगा। कहाँ कहाँ पर मिलेगा हमने पढ़ा, तो कैप यॉर्क में और साथ ही साथ अर्नाहम लैंड में। लेकिन मिडिल एरिया में, ठीक है, मिडिल एरिया में क्या मिलने वाला है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पिलबरा में, ठीक है, पिलबरा में क्या मिलेगा, लोहा। और पिलबरा में लोहा के साथ साथ हम देखेंगे अगला जो नाम है वो है माउंट ईशा। ठीक है, माउंट ईशा में क्या क्या मिलेगा, तो शीशा मिलेगा, ठीक है, जस्ता मिलेगा। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे तो तांबा मिलेगा। और तांबा के साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर चांदी भी मिलेगा। बार बार रिपीट करने का मतलब क्या होता है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो है बार बार रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े, आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो मध्य क्षेत्र में हम लोगों ने देख लिया। अब आ जाते हैं दक्षिणी क्षेत्र में, मतलब दक्षिण वाले भाग में। यहाँ पर तो सबसे ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट खनिज है वो है दक्षिणी भाग में ही मिलता है। देखते हैं कौन सा खनिज है। यहाँ पर जो है दो नाम आप देख सकते हैं आपको मिलेगा, एक मिलेगा काल गुरली। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। सबसे पहले क्या मिलेगा, काल गुरली, और उसके बाद मिलेगा कूल गार्डी। ठीक है, नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, काल गुरली और कूल गार्डी। ठीक है, ये दो नाम है। सबसे अधिक जो है सोना की प्राप्ति, कौन सा सोना, नींद वाला नहीं, गोल्ड। तो सबसे अधिक सोना की प्राप्ति जो है वो कहां पर होती है, तो आपका नाम याद होना चाहिए, काल गुरली और कूल गाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई सारे एग्जाम में वो प्रश्न जो है बना हुआ है। तो अच्छा, ये इस क्वेश्चन का खासियत ये भी है कि ये नहीं देखता है कि हम एसआई में क्वेश्चन बना रहे हैं या पीएससी में। हर एग्जाम है, चाहे वो छोटा एग्जाम हो मतलब वनडे एग्जाम हो या कोई यूपीएससी लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है कि काल गुरली और कुल गार्डी किस लिए जो है फेमस है। ठीक है, किस प्रकार की विशेषताएं जो है वो रखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, सोना। तो दक्षिणी भाग में क्या मिलेगा आपको, सोना। ठीक है, अब सोना के साथ साथ गोल्ड के साथ साथ आप जो है यहाँ पर देखिए दक्षिणी भाग में हमने कालकुर्ली और कुलगाड़ी देख ली है। ये दोनों ही कालकुर्ली और कुलगाड़ी अगर हम लोकेशन की बात करें तो कौन से लोकेशन में मिलेगा, कौन से डेजर्ट में मिलेगा, तो डेजर्ट की बात करें तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर मिलेगा आपको, नाम बताइए, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। क्या मिलेगा, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, तो आई थिंक आपको लोकेशन समझ में आ रहा होगा। अब देखिए लोकेशन पढ़ने का फायदा क्या है, आपसे प्रश्न पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा डेजर्ट जो है वो सोना के लिए प्रमुख विशेषता रखता है, तभी भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, विक्टोरिया डेजर्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि कुलगाड़ी और कालगुरली जो है वो कौन से डेजर्ट में मिलते हैं, तभी भी आपका नाम क्या होना चाहिए आंसर में, तो विक्टोरिया डेजर्ट। तो इसलिए मैं आपको जो है बहुत ध्यान से बहुत आराम से चीजों को यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम देख लिए विक्टोरिया डेजर्ट। अब आ जाइए ईस्टर्न पार्ट में, मतलब माउंट ईसा के जस्ट नीचे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है ब्रोकेन हिल्स है। ठीक है, ये ब्रोकेन हिल्स, ध्यान रखिएगा ये डेजर्ट नहीं है, ये क्या है, हिल है। ठीक है, तो ब्रोकेन हिल में क्या मिलेगा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ब्रोकेन हिल में यहाँ पर एक्चुअल में सीसा और जस्ता मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, सीसा भी मिलेगा, और सीसा जहां पर मिलता है हम जानते हैं वहां पर क्या मिलता है, जस्ता की प्राप्ति होती है। लेकिन किस प्रकार से, अगर आप यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं कि ब्रोकेन हिल्स
और माउंट ईसा किस प्रकार से अलग हैं? तो माउंट ईसा में सीसा और जस्ता के साथ साथ तांबा और चांदी की भी प्राप्ति होती है, लेकिन तांबा और चांदी की प्राप्ति ब्रोकन हिल्स में नहीं होती। ब्रोकन हिल्स में केवल और केवल सीसा और जस्ता की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए कि कहां पर कौन से एरिया में आपको कौन सा खनिज सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो जैसे आप बात करें, ध्यान रखिएगा, यहां पर हम लोगों ने सबसे पहला नाम क्या पढ़ लिया? सबसे पहला नाम हम लोगों ने पढ़ा वाइप की खाड़ी या वाइप की खदानें। वहां पर किसकी प्राप्ति होती है? बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अब्राहम लैंड में किसकी प्राप्ति होती है? बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही रीजनों में आपको बॉक्साइट की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये दोनों ही आपके नॉर्थ एरिया में मिलेंगे। ठीक है, नॉर्थ एरिया में मिलेंगे, मतलब ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में जो है प्रमुख रूप से बॉक्साइट की प्राप्ति होगी। ठीक है, अगर हम बात करें पिलबरा पिलबरा और माउंट ईशा, ठीक है, ये पिलबरा है, हम लोगों ने लोकेशन देखा, और ये माउंट ईशा है, ठीक है, जो क्वींसलैंड में मिलता है। ये दोनों क्षेत्र जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य भाग है। मध्य भाग में किसकी प्राप्ति हो रही है? तो आप बता सकते हैं लोहा के साथ साथ किसकी प्राप्ति हो रही है? सीसा, जस्ता, तांबा और चांदी की प्राप्ति हो रही है। और वहीं दक्षिणी क्षेत्र में कालगुरली, कूलगार्डी और ब्रोकेन हिल्स, ठीक है, ये तीनों ही कहां पर मिलेंगे? तो दक्षिणी क्षेत्र में मिलेंगे, मतलब साउथ रीजन में मिलेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो दक्षिणी भाग है वो किस खनिज के लिए सबसे अधिक फेमस होगा? तो सोना के लिए फेमस होगा कालगुरली और कूलगार्डी में, और इसके साथ ही साथ सीसा और जस्ता की प्राप्ति होगी। क्लियर है? तो आई थिंक आपको मिनरल्स कहाँ कहाँ पर मिलते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि जो है सीसा जस्ता के साथ साथ तांबा चांदी, ये जो माउंट टीशा है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चंस जो हैं आपके बने हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? अच्छे से जो है ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने पढ़ लिया डेजर्ट के बारे में, इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ लिया मिनरल्स के बारे में। क्लियर है ये बात? अब हम आते हैं नदियों के बारे में, कौन कौन सी नदी मिलती है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर नोट्स के रूप में आपको यहाँ पर बता दिया है कि कौन कौन सी नदी है, क्या विशेषताएं रखती हैं। ठीक है, ये नदी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। सबसे पहले नदी का नाम हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, मुर्रे डार्लिंग नदी। दूसरा जो है फ्लेंडर्स, और तीसरा जो है स्वान रिवर। ये तीन रिवर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको जानना ही होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ पर विलीन होती है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है कि ईस्टर्न पार्ट में जो है कौन सा रेंज है। तो आप बता सकते हैं कि ग्रेट सैंडी रेंज, सॉरी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। लंबाई के आधार पर कौन से नंबर पर है? ये थर्ड नंबर पर है। क्लियर है ये बात? और ये जो है क्वींसलैंड के साथ साथ न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा नाम क्या है, न्यू साउथ वेल्स के साथ साथ विक्टोरिया प्रांत, इन तीनों ही जगहों पर फैला हुआ है। इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को ध्यान रखिएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को ही न्यू साउथ वेल्स में एक नाम दिया जाता है, मतलब न्यू साउथ वेल्स प्रांत में इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को कहा जाता है न्यू न्यू इंग्लैंड। ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है? न्यू इंग्लैंड रेंज। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहां से भी बन जाएगा कि कौन से प्रांत में न्यू इंग्लैंड रेंज कहा जाता है? जीडीआर, मतलब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को क्या कहा जाता है? न्यू इंग्लैंड रेंज। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पर बड़ा लिख देता हूं जिससे आप अपना नोट्स बना सके। न्यू इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड रेंज कहा जाता है। कहां पर कहा जाता है इसे? तो आप याद रखिएगा न्यू साउथ वेल्स में कहा जाता है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा विक्टोरिया प्रांत में इसे ऑस्ट्रेलियन आल्प्स के नाम दिया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन आल्प्स कहा जाता है। ठीक है,
तो एक आल्प्स पर्वत हम लोगों ने अभी पढ़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ विंड वाला जो वीडियो हम लोगों ने देखा था वहां पर हम लोगों ने देखा था कि आल्प्स पर्वत पर कौन कौन से विंड चलती हैं। तो आपको वहां से आइडिया हो गया होगा कि आल्प्स पर्वत जो है यूरोप में मिलता है, ठीक है। लेकिन यूरोप में तो ओरिजिनल आल्प्स पर्वत मिलता है, लेकिन हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो दक्षिणी विक्टोरिया प्रांत वाला जो भाग है, वहां भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो विशेषता है वो आल्प्स पर्वत की जैसी ही हैं। इसलिए विक्टोरिया प्रांत में, ठीक है, विक्टोरिया प्रांत में इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। क्लियर है ये बात यहां तक? तो यहां से ध्यान रखिएगा विक्टोरिया प्रांत, ठीक है। मैं यहां पर आपको बता दूं रिवर के बारे में, ठीक है, रिवर के बारे में। ये तो मैं मुझे बताना था कि भाई कहां पर किस नाम से पुकारा जाता है। तो देखिए विक्टोरिया में जो आपका ऑस्ट्रेलियन आल्प्स है, यहां से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी होगी वो? उस नदी का नाम है, उस नदी का नाम है मुर्रे रिवर। कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? तो ध्यान रखिएगा मुर्रे रिवर जो है वो आपको निकलेगी ऑस्ट्रेलियन आल्प से निकलती है। कहां से निकलती है? ऑस्ट्रेलियन आल्प से निकलती है, विक्टोरिया रीजन से निकलती है। क्लियर है ये बात? बार बार दोहरा रहा हूं, आपके दिमाग में बस जाए, ठीक है। वहीं ध्यान रखिएगा कैनबरा, ठीक है, कैनबरा जो आपका न्यू साउथ वेल्स में मिलेगा, ठीक है, इसी कैनबरा वाले क्षेत्र से, ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी से एक रिवर निकलती है मुरुम्बिज, ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है मुरुम्बिज रिवर, ठीक है, ये मुरुम्बिज रिवर, ठीक है, कहां से निकल रही है? तो आपको बताना पड़ेगा कि कैपिटल एरिया से निकल रही है। मतलब कैपिटल एरिया का मतलब है कैनबरा वाले क्षेत्र से निकल रही है। कौन सी नदी है? मुरुम्बिज, ठीक है। ये मुरुम्बिज रिवर जो है जा करके कहां पर मिल जाती है? इसी मुर्रे रिवर से मिल जाती है। मुर्रे रिवर की सहायक नदी है, ठीक है। मुरुम्बिज रिवर मिलने के बाद आगे ये जो है मुर्रे रिवर आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है, आगे की ओर बढ़ती है। यहीं पर आपको जो है वेंटवर्थ, क्या नाम है इसका? वेंटवर्थ, नाम याद रखिएगा, वेंटवर्थ, ठीक है। इसी वेंटवर्थ स्थान पर न्यू इंग्लैंड रेंज, कहां पर है न्यू इंग्लैंड रेंज? तो न्यू साउथ वेल्स, तो न्यू साउथ वेल्स से एक, न्यू साउथ वेल्स से एक नदी जो है वो नीचे की ओर आ रही है, जिस नदी का नाम है डार्लिंग। क्या नाम है? डार्लिंग, ठीक है। तो ये डार्लिंग रिवर जो है वो कहां से निकल रही है? तो न्यू इंग्लैंड रेंज से निकल रही है, और वेंटवर्थ शहर पर, वेंटवर्थ वाले स्थान पर ये मुर्रे और डार्लिंग नदी आपस में मिल जाती हैं। और मिलने के पश्चात इसका प्रवाह जो है, इसका प्रवाह जो है ध्यान रखिएगा दक्षिणी क्षेत्र की ओर हो जाता है, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र की ओर हो जाता है। और दक्षिणी क्षेत्र की ओर बहते बहते ये नदी जो है ये गल्फ ऑफ, क्या नाम है, इनकाउंटर, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है इनकाउंटर की खाड़ी, ठीक है, इनकाउंटर की खाड़ी में ये नदी जो है आकर के विलीन हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तीन बातों को याद रखना है। मुर्रे रिवर कहां से निकलती है, ठीक है। दूसरी बात है कि मुर्रे रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो मुरुम्बेज। वो कहां से निकलती है? तो कैनबरा, मतलब और आपका कैपिटल एरिया से निकलती है। फिर हम पढ़ेंगे डार्लिंग रिवर कहां से निकलती है, और मुर्रे और डार्लिंग रिवर जो है कहां पर आपस में जो है मिलती है? तो वेंटवर्थ पर। और कहां पर ये मुर्रे डार्लिंग रिवर जो है वो अपना माउथ बनाती है, मतलब मुहाना बनाती है? आपका नाम याद होना चाहिए, इनकाउंटर की खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जो है आपके लिए, यहाँ पर आपके लिए नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया है। ये नोट्स जो है आपको इस प्रकार से पढ़ना है। देखिए मैंने जो आपको बताया है सेम टू सेम यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये मुर्रे नदी कहाँ से निकली है? ऑस्ट्रेलियन आल्प से निकलती है, ठीक है। डार्लिंग नदी कहाँ से निकल रही है? न्यू इंग्लैंड रेंज से निकल रही है। और ये दोनों ही कौन से शहर पर मिल रही हैं? तो वेंटवर्थ शहर पर मिल रही हैं। और उसके बाद जो है ये एनकाउंटर की खाड़ी में अपना मुहाना बना रहे। क्लियर है ये बात? अगला याद रखिएगा सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी नदी है? तो आपको बताना पड़ेगा मुर्रे नदी है, ठीक है। मुर्रे रिवर जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। इस कितने किलोमीटर में ये प्रवाहित होती है? तो 2508। क्लियर है ये बात? दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसी मुर्रे नदी की सहायक नदी का नाम है मुरुम्बिज, ठीक है, मुरुम्बिज, जिसकी लंबाई जो है 1485 किलोमीटर है। और थर्ड नंबर पर आपको मिलेगी डार्लिंग रिवर, जिसकी
लंबाई जो है 1472 किलोमीटर है। क्लियर है ये बात? तो इसको मैंने यहाँ तक समझा भी दिया और आपके सामने नोट्स भी बना दिया। क्लियर है? इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो देखते हैं कि कौन सी रिवर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी रिवर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है, कौन सी रिवर पढ़ लें तो ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में हम पढ़ेंगे फ्लिंडर्स। ठीक है, फ्लिंडर्स नदी का नाम है। ये क्वींसलैंड आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वींसलैंड से निकल करके, क्वींसलैंड से एक नदी निकलती है और जा करके, ये क्वींसलैंड से एक नदी निकलती है और जा करके कहाँ पर अपना मुहाना बनाती है, तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया में। कहाँ पर मुहाना बनाती है? गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया में। क्वींसलैंड की सबसे लंबी नदी, ध्यान रखिएगा, क्वींसलैंड की सबसे लंबी नदी का नाम है फ्लिंडर्स रिवर। क्या नाम है? फिर से दोहराइए, फ्लिंडर्स रिवर। नाम जो है वो फ्लिंडर्स ही क्यों है, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि फ्लिंडर्स नाम है क्योंकि क्वींसलैंड जो है क्षेत्र या प्रायद्वीप, उसका खोज जो है या उसका जो नाम है वो मैथ्यू फ्लिंडर्स के नाम पर पड़ा है। ठीक है, इसके खोजकर्ता थे मैथ्यू फ्लिंडर्स। क्लियर है? यही रीजन है कि वहां से निकलने वाली रिवर का नाम क्या रख दिया गया? फ्लिंडर्स रिवर। याद रहेगा ना, फ्लिंडर्स रिवर, भूलना नहीं है। फ्लिंडर्स रिवर क्वींसलैंड की सबसे लंबी नदी है, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, और जो है वो कहां पर विलीन होती है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया में विलीन हो जाती है। क्लियर है ये बात? दूसरी रिवर हम लोगों ने देख लिया। थर्ड रिवर जो है इंपॉर्टेंट है। रिवर इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये जो है नॉर्मल रिवर ना हो करके इसमें कुछ अलग विशेषताएं हैं। ठीक है, कौन सी विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था डार्लिंग रेंज। ठीक है, डार्लिंग रेंज कहां पर मिलता है, तो हम लोगों ने देखा था कि आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया में। यहां पर मैंने लिख भी दिया डार्लिंग रेंज के बारे में। इसी डार्लिंग रेंज से एक नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ पर पर्थ है, आपको मालूम होना चाहिए। इसी डार्लिंग रिवर से, डार्लिंग रेंज से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है स्वान रिवर। नाम क्या है? स्वान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वान रिवर है ना। इसी स्वान रिवर, वो स्वान रिवर जो है कहाँ से निकल रही है? डार्लिंग रेंज से निकल रही है। लेकिन यहाँ पर ये नदी जो है पर्थ के जस्ट उत्तरी भाग में जा करके ये नदी जो है विलीन हो जाती है। यहाँ पर बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को कि ये स्वान रिवर जो है वो इंडियन ओशियन में जाकर के गिरती नहीं है, क्योंकि इस रिवर की खासियत है, जैसे हमारे भारत में लूनी रिवर है, लूनी नदी है, वो कैसी नदी है? तो अंतः स्थलीय नदी है। अंतः स्थलीय नदी का मतलब क्या होता है कि ऐसी नदी जिसका पानी जो है कौन सोख लेता है, तो भूमि में ही विलीन हो जाती है। वो नदी का नाम क्या है? अंतर स्थलीय नदी। ठीक है, तो इसी प्रकार की नदी है स्वान रिवर, जो डार्लिंग रेंज से निकल करके पर्थ के उत्तरी भाग में जाकर के जो है वो अंतः विलीन हो जाती है। किस प्रकार की नदी है? स्वान रिवर है। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा कि ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली अंतः स्थलीय नदी या निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतः स्थलीय नहीं है? तो आपको जो है सभी कॉन्टिनेंट्स में चलने वाली अंतः स्थलीय नदियों के बारे में याद होना चाहिए। तो लोकेशन आपको याद होना चाहिए, कहां से निकल रही है, कहां पर विलीन हो रही है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये तीन नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया है और तीनों नदी के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस भी कर लिया। देखिए, स्वान रिवर के बारे में मैंने बता दिया कि डार्लिंग रेंज से निकलती है, पर्थ के समीप हिंद महासागर में ये नदी गिर जाती है। ठीक है, और इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है तो आप बता सकते हैं 72 किलोमीटर है। ठीक है, कितने किलोमीटर है? 72 किलोमीटर है। आई थिंक नदियों के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है कुछ एक्स्ट्रा जो है चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और कहाँ से आपको जो है और भी अच्छे से जो है आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या तैयारी करें इसके बारे में भी आप समझ जाइए। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है कुछ चीजों के बारे में पढ़ा है और मैं आपको एक्स्ट्रा जो है और चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, मैपिंग इंपॉर्टेंट जो है इसलिए भी है क्योंकि अगर आपने मैपिंग को अच्छे से समझ लिया तो आई थिंक
आपके प्रीलिम्स में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, खासकर पीएससी की बात करूं या वनडे एग्जाम की बात करूं। अगर एमपीपीएससी की बात करें तो अगर प्रीलिम्स में तो अधिकतर क्वेश्चन जो है मैपिंग से ही आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या बताने वाला। ये जो पर्थ है, ठीक है, ये जो पर्थ है, ध्यान रखिएगा, पर्थ की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो पर्थ जो है सबसे ज्यादा फेमस क्यों है ये समझ लीजिए। पर्थ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। पहली बात आपको याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट जो है पर्थ के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा कि पर्थ जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में मतलब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित सबसे प्रमुख बंदरगाह है, क्या नाम है इसका, पर्थ। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बन जाएगा सर, आप पूछ सकते हैं कि सर आप ऐसे क्यों बता रहे हैं। तो पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी जो है भाग का सबसे प्रमुख बंदरगाह है। तो नाम याद रखना पड़ेगा पर्थ, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो सामान्य जलवायु नहीं, यहाँ पर जो पाई जाती है वह है भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब क्या होता है, ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब क्या होता है। इस जलवायु में मुख्य रूप से रसदार फल मिलते हैं। कैसे फल मिलते हैं, रसदार फल मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। रसदार फल का मतलब क्या हुआ, जैसे लीची है, जैसे अनार है, संतरा है, आम है, ठीक है, ये सभी रस वाले फ्रूटी मतलब जूसी जो फ्रूट्स होते हैं, ये सारे जो फ्रूट्स कहाँ पर मिलेंगे आपको, पर्थ पर मिलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर इतने सारे फ्रूट्स मिल ही रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर जो है खाद्य प्रसंस्करण या ऐसा कहें कि फ्रूट मतलब फल प्रसंस्करण केंद्र उपस्थित होंगे या नहीं होंगे, तो 100% होंगे, क्योंकि जैसे ही आम से जो जूस निकलेगा, ठीक है, आम का जो रस होगा उससे कई सारे जो है अलग अलग खाने योग्य पदार्थ बनेंगे, या हम कह सकते हैं अल्कोहल बनेगा, या हम कह सकते हैं फल से आचार बनेगा। तो अलग अलग चीजें यहाँ पर जो है निर्मित होंगी इसी जूसी फ्रूट्स से। इसका मतलब है यहाँ पर उद्योग भी सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होगा। अगर उद्योग स्थित होगा तो आप और एक जो है कड़ी जोड़ सकते हैं कि उद्योग स्थित होगा, इसका मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी भी इस एरिया पर अधिक होगी। खैर, हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट हम लोगों ने बता दिया, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में प्रमुख रूप से कौन से फल मिलेंगे, रसदार फल मिलेंगे, ठीक है। तीसरा याद रखिएगा, रसदार फल होने के साथ ही साथ जो है यहां से इसी इसी जो है एरिया से, पर्थ से ही एक रेलवे लाइन गुजरा हुआ है, ठीक है। इस ये रेलवे लाइन जो है पर्थ से होते हुए, हम लोगों ने अभी पढ़ा था काल गुरली, याद कीजिए काल गुरली और कूल गार्डी। तो ध्यान रखिएगा पर्थ से होत करके ये रेलवे जो ट्रैक जो है काल गुरली, कूल गार्ली, और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ब्रोकेन रेंज, ठीक है। क्या मिलता है यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या, सीसा और जस्ता। क्लियर है ये बात। यहां से होते हुए ये सिडनी कौन से प्रांत की राजधानी है, तो आप बता सकते हैं न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, क्या नाम है, सिडनी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसी पर्थ से होकर के एक रेलवे ट्रैक गुजरा हुआ है जो प्रमुख क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है, ठीक है, प्रमुख क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। नाम क्या है, तो नाम याद रखिएगा ट्रांस ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। नाम क्या है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। क्लियर है ये बात। क्यों बना हुआ है, ये जो है पर्थ में जितने भी उद्योग हैं उस पर्थ वाले क्षेत्र से पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैले, या इसी अगर बात करें कि पर्थ बंदरगाह से अगर दूसरे देशों में अगर एक्सपोर्ट करना हो तो न्यूज, अगर हम बात करें सिडनी या ब्रोकन हिल्स या कालगुरली या कूलगार्डी, इन सभी जगहों से जो वहां के खनिज है
वो कहाँ तक पहुंच पाए, तो इस पर्थ वाले क्षेत्र तक पहुंच पाए। जब पर्थ वाले क्षेत्र पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ से हम अलग अलग जगहों पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो पर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह है। कौन से रीजन का? वेस्टर्न रीजन का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बता दिया पर्थ के बारे में बहुत अच्छे से। ठीक है, हमने ये भी बता दिया कि कौन सा जो है रेलवे एरिया यहाँ पर मिलता है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। क्लियर है ये बात? अगर इसके साथ ही साथ जो है मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो इस क्षेत्र में हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है कि यहाँ पर जो है सबसे अधिक मात्रा में जो निवास करते हैं, सबसे अधिक मात्रा में जो निवास करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो एबॉर्जिन्स कहा जाता है। ठीक है, एबॉर्जिन्स कहा जाता है। एबॉर्जिन्स का मतलब समझिएगा कि जब ऑस्ट्रेलिया जो है जब इसका नाम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पड़ा, ठीक है, तब से रहने वाले लोगों को कहा जाता है एबॉर्जिन्स। ठीक है, जब ब्रिटिश सेटलमेंट हुआ, ब्रिटिश सेटलमेंट का मतलब है कि जब जो है ये ऑस्ट्रेलिया जो है स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद से यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर निवास करते हैं या यहाँ पर रहते हैं, उन सभी लोगों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो एबॉर्जिन्स नाम से पुकारा जाता है। क्लियर है ये बात? तो आई थिंक मैंने ऑस्ट्रेलिया के इतने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं कि अब जो है क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में अगर पूछेंगे तो आपको इसी वीडियो से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने फाइनली क्या क्या पढ़ लिया? तो हम लोगों ने डेजर्ट पढ़ लिया, ठीक है, इसके साथ साथ और मिनरल्स पढ़ लिया, इसके साथ साथ रिवर्स के बारे में भी देख लिया। अच्छा, रिवर्स का नोट्स को भी हम लोगों ने यहाँ पर गेन कर लिया, और हम लोगों ने फाइनली कुछ चीजों को जो बच रहा था वो भी मैंने बता दिया कि पर्थ का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, पर्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ही साथ बता दिए कौन सा रेलवे ट्रैक यहाँ पर या कौन सा सबसे बड़ा रेलवे स्थित है आपके ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, और यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं। तो ये था आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो है संपूर्ण विवरण। ठीक है, इसके बाद जो है आप जो है आपको फ्रीडम है कि आप किसी भी क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन क्वेश्चंस को निकाल लें या किसी भी बुक से अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकाल रहे हैं तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं और आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आपसे वो बन रहा है कि नहीं। आई थिंक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, 100% मुझे विश्वास है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे न्यूजीलैंड के बारे में। तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। क्लियर है ये बात? चलिए कल मिलते हैं, सुरक्षित रहिएगा और बहुत सावधान रहिएगा। ठीक है, गुड बाय।